गुरु लग्न में, इसलिए बिना खाए वजन बढ़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तभी तो मैं कह रही हूँ, पतले तो होगे नहीं इसलिए हेलो खा ही लो। कल्पना जी। हेलो। कल्पना जी, यू गॉट अ ब्यूटीफुल किचन। बहुत सुंदर आपका किचन। अरे इनका घर म्यूट भी म्यूट बहुत म्यूट। सुंदर है। ओके जी, करें शुरू। खुशबू चारू ने कहाँ है ज्वाइन हमारी? किया था, कहाँ चली गई? सॉरी, चारू कह रहा हूँ, चारू, खुशबू। खुशबू, हाँ वही मैं देख रही हूँ, खुशबू का है। ये नवंबर 20 खुशबू है क्या? यस यस। यस, अलग अलग आईडीज बना रही है। अच्छा नए नए अच्छा। नामों से वो आईडी बनाती है। गलती नहीं आ रहा। खुशबू आप हो? हाँ हाँ, आई थी एक्चुअली, मैंने देखा था उसको। विकास जी भी हैं आज बहुत दिनों बाद। हाँ, वेरी गुड। बस एक बार सेटअप कर रही हूँ थोड़ा। हाँ कर लो, आप सेटअप कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं तब तक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए जी, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, वी डिड विष्णु लक्ष्मी योग, करेक्ट? यस सर। ठीक है जी, तो एक सेकेंड। आशा है मैं तो लाइव कौन हूँ। बताएगा क्या होता है विष्णु लक्ष्मी योग? So any planet doing connection with त्रिकोण or trine. एनी प्लैनेट कनेक्टिंग त्रिकोण एंड ट्राइन। 159. केंद्र या ट्राइन? हाँ केंद्र या ट्राइन. केंद्र। केंद्र या ट्राइन को कनेक्ट करके अगर किसी भी घर में दो प्लैनेट्स की युति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग बना है। और ये योग बहुत शानदार होता है। आप लोग स्टडी कर सकते हो कि इसमें क्या क्या होता है, बट दिस इज बेसिकली अ राजयोग। सो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन राजयोग एंड धन योग? No. तो राजयोग आपको प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, ऊंचे पद पे लेके जाता है, आपको समाज में बहुत इज्जत मिलती है, आप आपकी हर तरफ पूछ होती है, लोग आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। आप, पराशर ऋषि ने ऐसे लिखा है कि आप राजा के प्रिय हो जाते हो। तो अब आजकल के ज़माने में राजा का प्रिय मतलब कोई भी बड़ा आदमी आपसे मिलेगा तो आपको एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो इसको राजयोग बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्टेटस बहुत ऊपर हो जाता है। और राजयोग होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा होगा। राजयोग होने का मतलब है कि आपका स्टेटस समाज में बहुत ऊपर होगा। धनयोग का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा धन होगा। तो ये दो प्रकार के राजयोग का मतलब ये नहीं समझना कि आप राजयोग देख के बोल दोगे यार आपके पास बहुत पैसा होगा, नहीं। वो एक अच्छा जीवन बिता रहा होगा, उसके ऊपर मतलब बहुत लोगों का उसका उसके साथ जुड़ाव होगा और वो काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। और धनयोग होने से हम ये पता करते हैं कि व्यक्ति कितना कितना पैसे वाला होगा। अब क्या है कि राजयोग हमने समझ लिया, बट राजयोग कई बार रॉटन हो जाता है। रॉटन मतलब सड़ जाता है। राजयोग हमारी कुंडली में आपको दिख रहा है बट वो फल ही नहीं दे पा रहा जो उसको देना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि रॉटन हो गया राजयोग, या ब्लेमिश्ड हो गया। ब्लेमिश मतलब धब्बा, दाग लगना। जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर है बट उसमें ब्लेमिश है, एक तरीके का दाग, धब्बा है। तो राजयोग में कब धब्बा लगता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे सबसे खराब हाउसेस कौन से हैं? कौन जवाब देगा? 6-8-12 सर। 6-12। 6-8-12, वेरी गुड। तो अब आप लोग जो है ना 6-8-12 को अपने दिमाग से निकाल दो। 6-8-12 बहुत अच्छे हाउसेज हैं। हाँ, 3, 6, 3, 6, जो 10, सबसे खराब 11। हाउसेज हैं वो 3, 3, 6, 6 10, और 11 हाउसेज हैं। 11। 3, 6। 10 नहीं, 10 तो उपचय हाउस है, 10 को नहीं लेना।
त्रिकस्थान ना, Three- 360 त्रिकस्थान त्रिशडाय त्रिशडाय चढ़ाया हो। 3, 6, 11 ये सबसे खतरनाक हाउसेस होते हैं। तो कभी भी राजयोग का संबंध अगर त्रिशडाय से बन जाता है तो वो राजयोग पूरा सड़ जाता है, रॉटन हो जाता है, ब्लेमिश हो जाता है, वो राजयोग फलित नहीं होता है। तो अधकचरे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, और त्रिकोण का इससे संबंध बन गया तो आप खट करके बोल देते हो बहुत राजयोग फलित हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप एक चार्ट बना लो, लियो का चार्ट बना लो, लियो लग्न का, सिंह राशि का, सिंह लग्न का, सॉरी सिंह राशि नहीं, सिंह लग्न का चार्ट बना लो। और पाँच छह सात, हाँ, जुपिटर और सैटर्न को आप 4th हाउस में बिठा दो। जुपिटर सैटर्न को 4th हाउस में बिठा दो। अब मुझे चारू जी बताइए, राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो कैसे बन रहा है? राजयोग तो नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा? गुरु खुशबू जी आप बताओ, राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा? अच्छा बन रहा है। गुरु और 5th हाउस एंड 7th हाउस का कनेक्शन आ रहा है केंद्र में। तो बन गया ना राजयोग, हाँ बन गया। बन गया। हाँ। अब अगला स्टेटमेंट है कि क्या ये राजयोग हमें फल देगा? खुशबू जी ने शनि की बोला एक नहीं देगा। राशि, क्यों नहीं, क्यों नहीं शनि देगा? की एक राशि छठे घर में बैठी है। वेरी गुड, क्योंकि शनि 7th लॉर्ड भी है और शनि 6th लॉर्ड भी है। जैसे ही शनि का संबंध या इस राजयोग का संबंध त्रि षड आय से हुआ, ये रॉटन हो गया, ये राजयोग सड़ गया, ये खत्म हो गया राजयोग। तो आप इसको कभी भी ऐसे राजयोग को देख के ऊपर ऊपर से ये नहीं बोलना कि आपका राजयोग बहुत अच्छा है। सामने वाला आदमी मतलब बहुत आपका निरादर करेगा अगर आपने ऐसे बोल दिया। डीपली देखना है कि क्या इस राजयोग का संबंध त्रिषडाय से तो नहीं बन रहा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आप एक 10 नंबर की कुंडली बना लो मकर राशि की। मकर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। हाँ, कैप्रिकॉर्न की एक कुंडली बना लो आप लोग 10 नंबर की। राजेंद्र जी आप ठीक ठीक हो? मतलब कुछ कमजोर से लग रहे हो मेरे को आप। ऑल ओके? नहीं, जस्ट ऑफिस से लॉग आउट किया और बस इधर लॉग इन किया। सॉरी 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 सॉरी। मेरा भी यही हाल है, मैं तो 2 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ। मेरा तो और वाट। Have you had your dinner? Sir, have नहीं you had नहीं your dinner? नहीं कुछ नहीं, सीधा आई केम एट 9:30 एंड देन जस्ट स्टार्टेड द क्लास। You could have started 15 minutes later. आप डिनर तो ले कोई लेते। नहीं, अरे सब आप सब लोग का हो जाएगा। आपकी एनर्जी है ना मेरे तक आती रहती है, कोई टेंशन नहीं। तो मकर राशि की कुंडली बना ली आपने, मकर लग्न की। अब इसमें आप क्या करो, 11th हाउस में मार्स और मरकरी बिठा दो। मार्स और मरकरी। चलिए राजेंद्र जी, यस, राजयोग बन रहा है स्टेप 1। एक मिनट। मार्स और मरकरी ना 11th हाउस में। हाँ, मार्स का एक राशि 4th में है और मरकरी का एक राशि 9th हाउस में है। तो बन रहा वेरी है। गुड, बन रहा है ना। केंद्र और त्रिकोण का संबंध मिल गया हमें, तो हमने राजयोग बना दिया। अब कल्पना जी आप बताइए, राजयोग रॉटन हो रहा है या राजयोग बढ़िया है? सर रॉटन हो रहा है बिकॉज सिक्स्थ हाउस भी कंसर्न होगा और 11th हाउस में बन रहा है। वेरी गुड, बिकॉज मरकरी जो है वो नॉट ओनली 9th लॉर्ड है बट मरकरी इज ऑल्सो 6th लॉर्ड, छठे घर का स्वामी है। इसीलिए इस राजयोग का संबंध त्रिषडाय से हो गया, इसीलिए ये राजयोग आपको कोई फल नहीं देगा। ठीक है। अभी कल्पना जी ने वो एक और चीज बोली ना, अगर 3, 6, 11 में ही राजयोग बन रहा है तो
हाँ हाँ, तो इसका अगली क्लास में मेरे को याद दिलाना, मेरे को एक स्पेशल क्लास लेना है त्रिशडाई के ऊपर। त्रिशडाई का प्लैनेट त्रिशडाई हाउसेस में भयानक रिजल्ट देता है, मतलब अमेजिंग रिजल्ट देता है। 3, 6, 11 का लॉर्ड अगर 3, 6, 11 में ही बैठ जाए तो जबरदस्त रिजल्ट देता है, मतलब आदमी को राजा बना देता है। तो ये त्रिशडाई के ऊपर एक क्लास मेरे को लेनी है 2 घंटे की, वो मैं अगली बार ले लूंगा। अभी योग हम फटाफट निपटाते हैं। चलिए मिश्रा जी कुंडली बनाइए, अगला इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ये हाँ, राजयोग राजेंद्र जी। मतलब ये अभी 3, 6, 11 का लॉर्ड अगर 3, 6, 11 में बैठेगा तो अच्छा है देगा, बट ये जबरदस्त राजयोग का वगैरह जबरदस्त उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होगा क्या, अगर वो बन रहा है तो भंग करेगा? राज देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राजेंद्र जी ने, ये आपको डाउट बहुत बार आएगा। राजयोग पर से फलित नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में आपको सॉलिड रिजल्ट देगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल की पावर त्रिशडाई लॉर्ड होके वो त्रिशडाई में बैठ गया। बेसिकली त्रिशडाई का लॉर्ड उपचय में अगर बैठे 3, 6, 10, 11 में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वो। चाहे या 6 का लॉर्ड 3rd में हो जाए चाहे 10th में हो जाए, मतलब कहीं भी एक्सचेंज हो जाए। अच्छा, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है वो, या उतने खराब रिजल्ट नहीं देता। कुछ एस्ट्रोलॉजर का ये भी मानना है कि फिर भी वो खराब रिजल्ट देगा, बट इट विल नॉट बी दैट बैड। मैंने जो चार्ट देखे मेरे को ये लगता है कि 3, 6, 11 का लॉर्ड उपचय में बैठ गया अगर 3, 6, 10, 11 में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको बड़ा सेट कर देता है वो। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सबको। कुंडली बना लीजिए स्कॉर्पियो लग्न की, 8 नंबर की एक कुंडली बना लीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। चलिए मिश्रा जी, इसमें जुपिटर को 4थे भाव में बिठा दीजिए और शनि को 10वें भाव में बिठा दीजिए। बृहस्पति को 4थे में और शनि को 10वें में। इसमें राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा? They're aspecting each other, sir. तो डज इट मेक अ राजयोग और इट डजंट मेक अ राजयोग? सर वो कंजंक्ट थे, ये एस्पेक्ट कर रहे, ये भी एक तरह का राजयोग तो बनाएंगे सर। बिल्कुल, जब भी प्लैनेट एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं, क्योंकि जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड। और सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? 4th लॉर्ड। 4th का लॉर्ड। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो ये राजयोग बनाते हैं, ठीक है। इस केस में भी राजयोग बन रहा है। मिश्रा जी ये बताइए राजयोग फलित होगा कि नहीं होगा? फलित होगा सर। फलित होगा राजयोग? नहीं होगा जी। क्यों फलित होगा मिश्रा जी? शनि की तीसरी, शनि का कोई राशि तीसरे घर में दिख रहा है आपको? जी, तीसरे घर में दिख रहा है, तो उस पर गुरु का दृष्टि भी है। दृष्टि होने से नहीं है ना, अगर शनि त्रिशडाय हो गया तो ये राजयोग फलित नहीं होगा। पराशर ऋषि ने ऐसा नहीं बोला है कि दृष्टि होगा, होने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो त्रिशडाय बन गया तो राजयोग सड़ गया, रॉटन हो गया, गया राजयोग। सर लेकिन शनि देव 10th हाउस में उपचय हाउस में है, तब शनि अपने फल देगा, बिल्कुल अच्छी बात है, शनि अपने फल देगा शनि की अंतरदशा में, लेकिन इस राजयोग से आपको कोई लाभ नहीं होगा। शनि तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्लैनेट है, बड़े अच्छे फल देगा शनि। 10th का शनि तो वैसे ही बहुत शानदार होता है, लेकिन इस राजयोग से आपको फल नहीं मिलेगा। ओके। ये राजयोग आपके लिए फलित नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मिश्रा जी ने बोला कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और ये पड़ रहा है, योग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कराना है, जुगाड़बाजी का काम योग में नहीं करना है। योग या तो बन रहा है या नहीं बन रहा, सिंपल। यहां से पकड़ लूं वहां से पकड़ लूं, ये काम योग में नहीं करना है। योग या तो बनता है या नहीं बनता है। या तो कोई शाहरुख खान है या फिर कोई शाहरुख खान नहीं है, सिंपल सी बात है, बीच का कुछ नहीं है कि मैं थोड़ा कर लेता हूं तो मैं शाहरुख खान बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। कौन रह गया? विकास जी रह गए, एक एग्जांपल विकास जी के साथ ले लें। बनाइए जी, मेष राशि की, सॉरी सिंह राशि की एक कुंडली और बना लीजिए।
विकास जी आप बोलने की स्थिति में हैं कि म्यूट पे रहेंगे? चलिए विकास जी म्यूट पे रहेंगे। और मार्स और वीनस को 10th हाउस में बिठा दो आप। चलिए महावीर जी आप बताइए, योग बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, यस सर, बन रहा है। बन रहा है? यस सर। 10th फलित होगा कि लॉर्ड नहीं फलित होगा? 3 6 गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? हाँ होगा सर, अब आ होगा। रही है आपकी आवाज। होगा मेरा सर। माइक प्रॉब्लम कर होगा। रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, थर्ड हाउस थर्ड में का लॉर्ड भी वीनस है। देखिए ओके, हाँ, हाँ। थर्ड। जितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से देखना है। हाँ, वीनस राइट, कहाँ का लॉर्ड थर्ड है? लॉर्ड भी है सर। थर्ड लॉर्ड भी है। ये गलती नहीं करनी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि इसमें वीनस त्रिशडाय लॉर्ड है। आप सिंपल ये समझो कि 9th लॉर्ड कौन है? मार्स, मार्स, मार्स। और 10th लॉर्ड कौन है? वीनस, वीनस। 9th हमारा धर्म है और 10th हमारा कर्म है। योगों की श्रृंखला में ये सबसे बड़ा योग माना जाता है। बेस्ट, इसको बहुत अच्छा। धर्मादि कर्माधिपति योग बोलते हैं। ये योग जिसकी कुंडली में होता है वो आदमी ही बिकम्स हाईएस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स। इसको धर्माधिपति कर्माधिपति योग बोलते हैं। ये ब्यूटीफुल योग होता है। 9th लॉर्ड का संबंध जब भी 10th लॉर्ड के साथ ऐसे बन जाए तो ये बहुत खास योग बन जाता है। इस केस में ये नहीं मतलब फलित होगा क्योंकि वीनस थर्ड लॉर्ड है। फिर भी ये योग बहुत अच्छा है। अगर वीनस स्टिल थर्ड लॉर्ड है तब भी ये योग बहुत अच्छा है। सर लेकिन ये योग 10th हाउस में बन रहा है। अगर ये योग किसी और हाउस में बने तो भी चलेगा? कहीं भी बने। बस आदमी जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस में बना तो धर्मादि कर्माधिपति आदमी को कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा? थर्ड हाउस का प्लेटफॉर्म। कमीशन का काम बहुत अच्छा करेगा, कम्युनिकेशन का काम बहुत अच्छा करेगा, ऑनलाइन काम बहुत अच्छा करेगा। ऐसे चीजों में महारत हासिल हो जाएगी उसको। तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट योग, धर्माधिपति एंड कर्माधिपति योग। और ये अगर उपचे हाउस में हो तो भी, जैसे आपने कहा थर्ड हाउस में या किसी भी हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। वो अपने जैसे 6th हाउस में बन गया तो लॉयर बहुत अच्छा बन जाएगा, डॉक्टर बहुत अच्छा बन जाएगा, फाइनेंस एडवाइजर बन जाएगा, लॉ उसमें क्या बोलते हैं व्हाट डू वी कॉल देम, एक बड़ा फेमस वो पोजीशन, फाइनेंस की एक पोजीशन होती है ना जो मूवीज में बहुत आते हैं कि मैं ये हूँ एडवाइज, याद आएगा, फाइनेंस एडवाइजर करके कुछ एक होता है जो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म फॉर दैट। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स 6th हाउस से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनते हैं। यही अगर वीनस फर्स्ट हाउस में होता, लग्न में, वीनस लग्न में होता, ठीक है, तो मंगल एस्पेक्ट कर रहा होता वीनस को, 4th एस्पेक्ट, तो भी वही राजयोग होगा जो अपन ने पहले वाले नहीं, राजयोग या तो परस्पर दृष्टि मतलब ऑपोजिट होंगे या फिर युति में होंगे। बस यही दो पराशर ऋषि ने बोला है। और फर्स्ट रूल क्या है योगा का कि हमें जुगाड़बाजी नहीं करनी है। नहीं, वो मैं पहला रूल ये है। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है जी। 3 एग्जाम्पल मैं करा देता हूं, बाकी के एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करोगे कि कौन से लग्न में कौन से प्लैनेट राजयोग बनाते हैं, परफेक्ट राजयोग। तो हमें क्या करना है, आप लोग को मेष से लेकर मीन तक 12 कुंडलियां बनानी है और हर कुंडली में ये चेक करना है कि इस लग्न की कुंडली में राजयोग देने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जब कुंडली सामने आएगी तो जैसे ही आपको दिखेगा ना ये तो मिथुन लग्न है, तो आपके दिमाग में क्लिक होगा अच्छा मिथुन लग्न में ये प्लैनेट राजयोग बनाते हैं और आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेष राशि का एक चार्ट बना लो, ब्लैंक चार्ट बना लो मेष राशि में।
हाँ ठीक है, मेष राशि की कुंडली बना ली आप लोगों ने? जी ठीक है। यस अब इसमें इसमें Yes, आप sir. लोग बताओ कि परफेक्ट राजयोग कौन कौन से प्लैनेट दे रहे हैं, परफेक्ट जिसमें ब्लेमिश नहीं है, बिल्कुल रॉटन कुछ नहीं है। अच्छे से सोच के बताना, वो हाथ उठा के गलत आंसर नहीं देना। अच्छा आप लोग 1 मिनट ये सर करो, मैं सन मून वेरी गुड। और भी हैं, बस 5 मिनट मेरे को। परफेक्ट में मतलब अपन 6 8 12 भी नहीं देखेंगे, नहीं 6 8 12 देख सकते हैं देखेंगे ना। वो अरे फिर 4 सर 4 7 1 10 ने 4 7 5 4 सन मून सन मार्स। मार्स देखो ना, का कर्क हाँ, कर्क और सिंह लगन वाली कुंडली बनाएगी। चौथा हाउस और पांचवा हाउस बना रहा है। इसमें सातवां कैसे, इसमें सन और मून सातवां कैसे हमने प्लैनेट्स को सातवां बैठाए? अरे एक मिनट, नहीं राशि राशि देखिए ना, राशि राशि देखिए। योग में है ना 30 डिग्री योग। 7वां और 9वां बना रहा है। हाँ तुला और धनु। तुला धनु, जुपिटर एंड वीनस दोनों बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि जुपिटर की दूसरी राशि वहां बैठी है ना 12वें में, तो हाँ त्रिक्षणाया सन से विनस निकल भी गई। बना रहा है, त्रिशराय में नहीं आया। सन विनस सन वीनस भी बना रहा है। सन मून बना रहे हैं, वीनस जुपिटर बना रहे हैं। मुझे एक बार समझा दो प्लीज, मुझे नहीं समझ में सन आया। मून सन कैसे मून बना रहा है? सुनो सुनो, चारू मेष लगन की नहीं। कुंडली, 1 से हाँ। लेके सारे अंक। हाँ चौथे भाव की कुंडली कौन सी है? कर्क। हाँ और 5वें भाव की कुंडली कौन सी है? सिंह। हाँ। तो सन मून हो गया। नहीं, पर हमने मेष लग्न कुंडली बनाई है, उसमें फोर्थ हाउस में चारू हाँ, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून हो गया एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन हो गया। अगर ये सन और मून दोनों मिलेंगे तो एक योग बनाएंगे ना, बिकॉज एक वैसे त्रिकोण और केंद्र हो गया कौन ना, सा योग? त्रिकोण अब और देखो केंद्र आ गया। सातवां देखो, 7वां नंबर और 9वां नंबर। फिर वीनस और जुपिटर, अच्छा अच्छा, सेवेंथ समझ हाउस गए, ऐसे है बोल ना। रहे हाँ, हैं। वीनस एंड जुपिटर हो गया, ये केंद्र और योग त्रिकोण बनाएंगे। का वीनस और योग। जुपिटर आमने सामने इसके लिए ना। नहीं, वीनस अगेन 7th हाउस लॉर्ड है और जुपिटर 9th हाउस लॉर्ड है। अच्छा और ओके। जुपिटर की सेकंड जो बैठी है 12 में बैठी है ना, बट इसलिए। 12 तो सर कंसीडर नहीं करे ना सर, हाँ, 3 वही 6 11 इसीलिए कर। इसलिए बन रहा है ना, वो इसलिए बन रहा है। फलित और होगा। 7th का जो है वो सेकंड हाउस में बैठी है, तो इसलिए हाँ। बन टोटल रहा है। 5 बन रहे हैं ना। 5 क्यों? और दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा बन रहा है? सन मून सन मार्स सन वीनस, वीनस जुपिटर मार्स जुपिटर। सन मार्स। चलो जी, 5 7 इसका आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले केंद्र के लॉर्ड लिख लो और ट्राइन के लॉर्ड लिख लो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और उसके बाद उन प्लैनेट्स का नाम काट दो जो 3 6 11 के लॉर्ड्स हो, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? एक कल्पना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, सन एंड मून परफेक्ट। दूसरा आंसर कौन देगा? मैंने जो तरीका बताया, पहले केंद्र के लॉर्ड लिख लो। 7 तो बन रहा है वीनस और गुरु। सन विनस जुपिटर। टोटल 5 बन रहे हैं। 5 बन रहे हैं ना। हाँ, वीनस जुपिटर बिल्कुल सही आंसर है। और सन वीनस सन विनस सन वीनस सन मार्स सन वीनस परफेक्ट सन आंसर मार्स सन वीनस सन मून। मार्स जुपिटर। है। सन मार्स भी बिल्कुल सही, एंड मार्स जुपिटर करेक्ट। सन मार्स वीनस, जुपिटर भी परफेक्ट है। वेरी गुड। सन तो और सिंपल, वीनस। ठीक है। एक और कर लेते हैं टॉरस लग्न का, ठीक है। चारू जी क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, एक और चारू जी करो, आप टॉरस लग्न का एक बार करो। सन बुध का
Sun and Saturn. Sun, Sun and Saturn. 4 बनेंगे टोटल। Sun and Saturn. Mangal, Venus, Mercury and Sun. मरकरी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा भाई, क्यों? Mercury and Sun, sir. मर्क्यूरी सन, मार्स मर्क्यूरी। Mercury and Saturn also. Mercury and Saturn. Mercury. also. कल्पना जी ने बहुत शानदार योग बोला। इसमें जो सबसे एक्सीलेंट योग बनेगा ना, हाँ, सैटर्न ऑलरेडी 9 और 10 का लॉर्ड है, तो सैटर्न के पास क्या है, धर्माधिपति कर्माधिपति का पूरा बारूद है, पूरा भार है। हाँ। और उसके साथ जब आपका वीनस ये मरकरी मिल गया ना, तो टॉरस लग्न में अगर ये राजयोग बनता है तो बहुत एक्सीलेंट, सैटर्न और मरकरी का बेस्ट राजयोग होता है। अब आपको क्या करना है कि लोगों के चार्ट छोड़ के आपको ब्लैंक, मतलब हर लग्न का एक चार्ट बना के ना उस पर 10 मिनट लगाना है कि कैसे एक्सीलेंट राजयोगा बन रहा है, और वो कॉम्बिनेशन आपको लोगों के चार्ट में टॉरस दिख जाए, आप देखो सन मरकरी बन रहा है या सैटर्न मरकरी बन रहा है, आपका एकदम से क्लिक हो जाएगा, अच्छा हाँ यार ये तो आदमी बहुत लकी है, ये तो शानदार होगा। ये सब मतलब मैं छोटे छोटे आपको वो दे रहा हूँ, Saturn, Venus का तो लेकिन ये करना है ऐसा नहीं क्लास खत्म हुई और उसके बाद फिर बस अपना बंद करो किताब, अब तुम मृत्युंजय जी से क्या मतलब है, नहीं। सारे लग्न का कुंडली बना के यू हैव टू मेक योर ओन परफेक्ट, जिसमें कोई ब्लेमिश ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस। Sun, Saturn. ठीक है, तो ये मैं एक एक लग्न को नहीं लूंगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है, दैट यू गाइस के नो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। राजयोग में 2 प्लैनेट की जरूरत पड़ती है योगा बनाने के लिए, पर हमारी कुंडलियों में कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो अकेले दम रखते हैं राजयोग देने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉरस की कुंडली बना लो, आपने अभी बनाई थी टॉरस में, टॉरस में बनाई थी ना आपने, वृषभ राशि की कुंडली बनाई थी जी। यस सर। वृषभ राशि में बताओ वो अकेला प्लैनेट कौन है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है? सैटर्न। Saturn है। शनि। केंद्र और त्रिकोण को साथ में तो Saturn लेकर आते हैं। सैटर्न। तो टॉरस, अब देखो बहुत सिंपली मैं आपको याद करा देता हूँ, शुक्र और शनि एक दूसरे के चेले हैं, ठीक है ना। शुक्र की जो भी राशि है, टॉरस और तुला राशि, एक कुंडली आपने टॉरस की बनाई, एक तुला राशि की कुंडली बना लो। टॉरस में कौन है, 9th और 10th का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। अब तुला राशि में बनाओ, लीब्रा में देखो कौन है? सैटर्न। क्यों सैटर्न? यहाँ पे भी सैटर्न। 4 और 5। तो जब भी शुक्र की राशि आएगी तो सैटर्न महारथी बन जाएगा। अब आप एक काम करो, 10 नंबर की कुंडली बना लो, देखो इसमें कौन महारथी बनता है। वीनस। तो इन दोनों ने अपनी सेटिंग ऊपर ही कर रखी है कि तू मेरी पीठ खुजाएगा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, ठीक है ना। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। शुक्र बना? हो गया। कौन बना 10th में? कौन बना? वीनस। शुक्र, वीनस। अब Venus 11 नंबर की कुंडली बना लो, 11 में देखो कौन बनता है। वीनस 4 9। तो 11 नंबर से ये शुक्र योग कारक बन जाएगा ना इनका। बिल्कुल, अकेले राजयोग देने की क्षमता रखेगा शुक्र। शुक्र जिस घर में बैठ जाएगा समझ लो उस घर में राजयोग फलित कर देगा। इसीलिए पुराने जमाने के एस्ट्रोलॉजर लग्न पे इतना फोकस करते थे, अरे भैया एक किस लग्न की कुंडली है बस ये बता दो मेरे। अब आपको जब भी जिंदगी में दोबारा कभी भी
टॉरस शुक्र के किसी लग्न को आप, तो आपको पता है कि इसमें जब शनि का टाइम आएगा तो ये बंदा कमाल करेगा। सर सो इज द केस विद लियो एंड कैंसर, उसमें मंगल बिल्कुल। बनेंगे। आ रहे हैं। मंगल है कैंसर में आ जाओ, कैंसर की कुंडली बनाओ। उसमें मंगल कैंसर में बनेंगे। देखो योग कारक कौन है? मंगल। राजयोग, अकेला प्लैनेट जो राजयोग दे देगा। फाइव 10 बन गया। मार्स। लेकिन इसमें कैंसिलेशन कैसे होता है कि सिंगल प्लैनेट राजयोग तभी बनाएगा जब वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, बस। हाँ, अगर वो छठे घर में बैठा हो तो राजयोग नहीं बनाएगा। सिंगल प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तभी राजयोग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चारू जी क्या कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा नहीं बन रहा इसलिए मैं सोच रही थी। आपका नहीं बन रहा? कैंसर लग्न में या केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए ना, मंगल तो नहीं है। हाँ, तो मेरा भी थर्ड हाउस में, मेरे में भी नहीं बन रहा। ठीक है ना? तो मंगल मेरे में बन रहा है, अरे वाह, लेकिन नीच का है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नीच नीच का है का हो तो लेकिन। थोड़ा सा पावर कम हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो भी ये हाँ। मेरी मंगल की महादशा चल रही है, ठीक है, योग कारक प्लैनेट की महादशा चल एक्सीलेंट रही है, जाएगी, जबकि एक्सीलेंट जाएगी, एक्सीलेंट। मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। मतलब इसमें मैं बता भी नहीं सकती क्या क्या, मतलब ये जो पहली बार चीजें हो रही हैं लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। व्हाटसोएवर आई एम डूइंग इट राइट नाउ। कोई बात नहीं, मंगल के अंदर अंतरदशा देखना पड़ेगा आपको। सर ये राजयोग फलित कब होगा? जब दशा में होगा, दशा करेक्ट? दशा बिल्कुल, दशा आएगी। दशा में ही फलित होगा, उसके आगे पीछे कुछ फलित नहीं होगा। सर दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कोई भी चलेगा? चलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके सर। इस वाले में अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता तो राजयोग पूरा कंप्लीट हो जाता, राइट? बिल्कुल, तब मंगल आपको इस में मंगल है। में नहीं डालता। तब मंगल की दशा में आपके साथ ये नहीं हो रहा होगा। सिंह में भी मंगल है, अकेले राज योग कारक। सिंह राशि में भी मंगल ही राजयोग दे देगा। अब एक आध कुंडली आप बना लो जहां पे कि मून जैसे एक मेष राशि की कुंडली बना लो आप। एक योगा ऐसे भी फलित होता है। ये क्वेश्चन चारू जी ने एक बार मुझसे पूछा था, मैंने चारू जी को उस टाइम मना कर दिया था क्योंकि तब हमने योगा पढ़े नहीं थे, बट चारू जी का क्वेश्चन सही था ये। अब आप चंद्रमा को 5th हाउस में बिठा दो, मेष राशि की कुंडली में चंद्रमा को 5th हाउस में बिठा दो। बिठा दिया? ये एक्सीलेंट योगा है, बिकॉज केंद्र का लॉर्ड उठ के कहां चला गया? त्रिकोण 5th हाउस में चला गया। तो केंद्र और त्रिकोण का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस व्यक्ति की चंद्रमा की दशा एक्सीलेंट जाएगी। इस केस में अकेला प्लैनेट भी राजयोग देने की क्षमता रखता है। ऐसी आप वृषभ राशि की कुंडली बना लो। अगर सर एक्सचेंज हो जाए, जैसे मून 5th में आ गया और सन 4th में चला जाए, देन आल्सो ये तो आपने बताया, खुद ही बोला कि ये तो एक्सचेंज योगा है, ये तो ऑलरेडी एक परिवर्तन योग है। ये तो एक्सीलेंट योगा है बहुत। दो योग हो गए, परिवर्तन योग भी और राजयोग भी, और राजयोग भी बन गया, तो ये बहुत ग्रेट एक्सीलेंट योगा बन जाएगा। ठीक है, वृषभ राशि की कुंडली बना लीजिए। यस सर। मेरा है। आपका है, बहुत बढ़िया। सूर्य को बिठा दीजिए 5वें घर में और मंगल को बिठा दीजिए 9वें घर में। मंगल और सूर्य को, मंगल को 9th हाउस, सूर्य को 5th हाउस में, मंगल को 9th हाउस में।
अंगल उचका हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बाजी योग बन गई। लॉर्ड फाइनल में बैठ गया। चौथे का घर चौथे का स्वामी पांचवें में बैठ गया, ये एक बढ़िया योग बन गया। और सेवेंथ का स्वामी नाइन्थ में बैठ गया, मंगल में बैठ गया। हाँ, सेवेंथ का लॉर्ड। तो ये मंगल और सन अपनी अपनी अंतरदशा या दशा में अच्छे फल देंगे। अच्छा, तो यहीं तक सीमित रखना, इसके आगे एनालाइज नहीं करना, क्योंकि कुंडली में मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत चीजें होती है। तो अच्छा पीरियड रहेगा। बाकी तो एस्पेक्ट क्या है, वो सब क्या है। एक लास्ट कुंडली बना लेते हैं मिथुन राशि की, 3 नंबर की। मिथुन की कुंडली बना लो लास्ट। यस सर। मिथुन की हो गई। यस सर। इसमें आप वीनस को बिठा दो 10th हाउस में। कैसा ही हो गई है सर? बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 10th में आके एग्जॉल्ट हो गया है। कल्पना जी ना, आप बिल्कुल बारीकी पकड़ते हो। मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वीनस एग्जॉल्टेड हो रहा है यहाँ पे। एग्जॉल्ट हो गया। हाँ। तो ये बहुत कमाल का ही होगा, क्योंकि वीनस फुल स्ट्रेंथ में है, उच्च का होके बढ़िया बैठा हुआ है वो। ठीक है जी। अब एक रूल आप लोग लिख लो जो पराशर ऋषि ने दिया है। इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अलग से अभी नीच भंग पढ़ेंगे। बट उससे पहले क्या होता है कि डेबिलेटेड प्लैनेट्स को लेके ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नीच का प्लैनेट खराब होता है, नीच का प्लैनेट खराब होता है, नीच का प्लैनेट खराब होता है। लेकिन पराशर ऋषि जी ने एक रूल दिया है कि 3, 6 और 8 में, 3, 6 और 8 में नीच का प्लैनेट उच्च के प्लैनेट से भी खतरनाक रिजल्ट्स देता है। डेबिलेटेड प्लैनेट इन 3, 6, 8 अपनी दशा में बहुत शानदार फल देता है। ठीक है, ये रूल आप लोग लिख लेना, चार्ट्स में लगा लेना। इस पे मतलब डेबिलेशन के ऊपर मेरे को याद दिलाना, मैं एक छोटी सी क्लास कभी भी वो कर लेंगे डेबिलेशन वाले प्लैनेट्स के ऊपर, या अभी अगली क्लास में हम योगा पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे, आप सबने सुना होगा बहुत फेमस योग होता है, उसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष इसमें किसने सुना है? सुना है सबने सर। सुना है, ठीक है ना। अच्छा, पंच महापुरुष योग क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, इनको छोड़ दो। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के हमारे पास 5 प्लैनेट कौन से बचते हैं? लिख लो। सन मून, राहु, केतु छोड़ देना है, छोड़ के मार्स, इनको छोड़ के मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ठीक है जी। तो ये 5 प्लैनेट हो गए, मार्स, जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न। ठीक है, 5 प्लैनेट हो गए। इन 5 को हम पंच महापुरुष बोलते हैं। ठीक है ना। सन मून को इसलिए नहीं लेते कि सन मून माँ बाप की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इन्वॉल्व मत किया करो ज़्यादा, हम तो वैसे ही मतलब अच्छा ही करेंगे। इसके अलावा ये 5 प्लैनेट। अब पंच महापुरुष योग बनता कैसे?
कोई भी प्लैनेट लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में लग्न से या चंद्र से केंद्र में आ जाए, वो उच्च का होके केंद्र में आ जाए या स्वराशि होके केंद्र में आ जाए। इन पांचों में से कोई भी प्लैनेट लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में उच्च का होके स्वराशि होके केंद्र में आ जाए तो पंच महापुरुष योग बन जाता है। ठीक है, पहला योग, कोई बात नहीं, कुछ लिख लो। उच्च और स्वराशि दोनों होना जरूरी है? दोनों होगा ना? हाँ, या उच्च का हो या अच्छा, स्वराशि हो या केंद्र में हो, लेकिन एक होना चाहिए, मतलब केंद्र में आके उनका उच्च का होना या स्वराशि, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला पंच महापुरुष योग जो है उसको बोलते हैं, त्रिकोण का है ना आपने? नहीं, त्रिकोण नहीं बोला मैंने, ओनली केंद्र, ओनली ओनली केंद्र, केंद्र। 1, 4, 7 और 10, बस। त्रिकोण में कोई नहीं बनाएगा पंच महापुरुष योग। अब पहला पंच महापुरुष बनता है जुपिटर से, इसको हम बोलते हैं हंस पंच महापुरुष योग। अब जुपिटर की क्या खासियत है कि जुपिटर को आप खूब सारी किताबें रख दो, उन किताबों में से वो काम की चीज निकाल लेगा। उसी तरह हंस की क्या खासियत होती है कि हंस के अंदर, कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, कि अगर आप दूध में पानी मिला के हंस के सामने रख दो ना, तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। इतना हंस के अंदर कैपेबिलिटी होती है। आई डोंट नो सत्य है या क्या है। अगर कंकड़ पत्थर मिला के पानी रख दो तो पानी पी जाएगा, कंकड़ छोड़ देगा। गुरु जी एक चीज बोलूं? हाँ जी विकास जी बताइए। इस पे वो नहीं, भ्रांति नहीं है। इसमें क्या होता है, हंस जो है कमल ककड़ी में से वो करता है। अच्छा। तो कमल का होता है, उसके जो आपने देखा होगा, हर पौधे के अंदर से थोड़ा दूध निकलता है, तोड़ेंगे तो। करेक्ट। तो वो कमल में से, क्योंकि कमल जो है पानी में होता है, तो उसमें से वो उसको दूध कहते हैं ना, तो ये कहावत है बेसिक। बहुत बढ़िया, तो विकास जी ने क्लियर कर दिया। तो हंस, अब जिसकी भी कुंडली में हंस महापुरुष योग बनता है, वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, उस ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन से बहुत प्यार होता है, पढ़ना लिखना, वेद शास्त्र, और जनरली ऐसे लोग गुरु की तरह बिहेव करेंगे, उनका मान सम्मान बहुत होंगे। ऐसे लोग बहुत राइटियस होते हैं, मतलब हमेशा सही का साथ देना, सही काम करना, ऐसे लोग आपको गलत नहीं मिलेंगे। और ऐसे लोगों को लाइफ में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ रहती है। हंस पंच महापुरुष योग, मैंने आपको इसका वो बता दिया, बाकी इसको आप लोग डिटेल में चाहो तो जितना पढ़ते जाओ, जुपिटर क्या करता है, लेकिन बेसिकली यही योग है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये तो देखना ही है कि ये योग बनता कैसे है, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये देखना है कि ये योग कैंसिल कैसे हो जाता है। ठीक है, अब इस योग का कैंसिलेशन सिर्फ 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन है कि जुपिटर जो है उच्च का कब होता है, कौन सी राशि में उच्च का होता है? कैंसर में। कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून। अगर आपने किसी चार्ट में हंस महापुरुष योग देखा, लेकिन उस चार्ट में चंद्रमा यदि नीच का हो गया, तो ये हंस महापुरुष योग कैंसिल हो जाएगा। जो प्लैनेट आपको उच्च का बना रहा है, अगर वही प्लैनेट नीचे गिर गया तो ये योग पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चंद्र की प्लेसमेंट कहीं पे भी हो चार्ट में, लेकिन कहीं भी नीच का नहीं प्लेसमेंट होना हो, वो चाहिए। नीच का अगर हो गया ना चंद्र, तो ये योग पूरा कैंसिल हो जाएगा। 50% लोगों की पतंग कट गई होगी अब तक, जो लोग बचपन से खुश हो रहे मेरा हंस निकला। मेरा नहीं हुआ। तो और दूसरा, अगर चंद्र नीच का होके, सॉरी, दूसरा, गुरु जिसमें नीच का होता है, किसमें नीच का होता है गुरु? कैंसर में।
नहीं, वो कैंसर में उच्च का होता है। हाँ, गुरु नीच का होता है मकर। उसमें, मकर में, मकर में। मकर में। मकर का स्वामी कौन है? सैटर्न। शनि। अगर सैटर्न ने दृष्टि डाल दी अपनी जुपिटर के ऊपर, तो भी हंस महापुरुष योग कैंसिल हो जाता है। उच्च के प्लैनेट, उच्च का जो प्लैनेट इसको उच्च का करता है, अगर वो कुंडली में नीच का हो गया तो कैंसिल, और जो प्लैनेट इसको नीच का करता है अगर उसने देख लिया तो कैंसिल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा, आप बोलोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं समझ में आ गया। दोनों कैंसिलेशन के पॉइंट्स पांचों प्लैनेट्स के लिए है ना? जुपिटर एग्जांपल पांचों के लिए सेम फिलॉसफी पांचों पे लगेगी। मैं आ रहा हूं अभी। आप में से मुझे लगा कोई सवाल पूछेगा कि मरकरी के केस में क्या होगा, क्योंकि मरकरी अपनी राशि तो में हाँ, अपनी राशि में मैं भी सोच ही रही थी। वो स्वराशि हो गया ना। हाँ, तो ठीक है जी, हंस हो गया। कैंसिलेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग योग देखोगे तड़ाक करके आप लोग कुर्सी से उठ जाओगे कि आपका तो हंस पुरुष है। लेकिन कैंसिलेशन, जुपिटर जिस राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अगर चार्ट में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो हंस महापुरुष योग कैंसिल हो जाएगा। फिर जुपिटर जिस राशि में नीच का होता है, शनि की राशि में, 10 नंबर मकर राशि में, अगर शनि ने दृष्टि डाल दी जुपिटर के ऊपर तो भी ये योग कैंसिल हो जाएगा। और सर अगर कंजंक्ट हो तो भी? कंजंक्ट हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। सैटर्न के साथ ही बैठ गया वो, तो कैंसिल हो जाएगा। ये रूल पराशर जी ने दिए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि योगा के केस में कोई जुगाड़बाजी नहीं करनी है। या तो योग बनेगा या नहीं बनेगा, बस। चाय नहीं है कि 2 इलायची डाल दी, 2 लौंग डाल दी, फिर भी चाय ही बनेगी, नहीं। ये योग है, इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं होगी। जैसा वो लिख के चले गए हम वैसा ही करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है अगला योग। सॉरी, वो लास्ट लाइन मैंने इनकम्प्लीट लिखी है। अगर शनि, इस केस के एग्जांपल में शनि अगर चंद्र को देख ले तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? नहीं, जुपिटर को, नॉट चंद्र को, जुपिटर को। अच्छा। ये योग गुरु बना रहा है ना, तो गुरु के ऊपर गुरु भी को, हमें अच्छा, देखना है कि हमला कहां से हो रहा है। ठीक है जी। अगला लेते हैं हम, इसको बोलते हैं, अब अगर मरकरी केंद्र में आ जाए उच्च का होके या स्वराशि का होके, तो एक योग बनता है जिसको बोलते हैं भद्र महापुरुष योग। आपने सुना होगा, ये तो भद्र पुरुष हैं। जेंटलमैन की हिंदी ट्रांसलेशन होती है भद्र पुरुष। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए दरवाजा खोले, जो बुजुर्गों की इज्जत करे, जो सबसे अच्छे से बात करे, जो समाज में एक आइडियल हो कि हाँ यार ये तो बंदा इतना प्यारा बंदा है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं भद्र पुरुष। तो जब मरकरी केंद्र में होता है या उच्च का या स्वराशि, तो ऐसा व्यक्ति इज the best man to get married with because he will respect you a lot, he will respect everybody। और ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में बहुत शानदार होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस माइंड होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटीज, मरकरी इज व्हाट, योर इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा आपको चीजें सीखनी चाहिए मरकरी, तो आपको सीखने की इच्छा होती है, आप पैसे कमा लेते हो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। हाँ, चीज पूछना, सपोज ये बुध अगर स्वराशि होकर अगर ये त्रिषडाय में चला जाए तो नहीं होगा, केंद्र में ही होना जरूरी है। फिर जुगाड़ लगा रहे हो, रूल क्या है? नहीं, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। नहीं, कुछ नहीं, इसलिए कंफर्म क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जो रूल है बस वो रूल है। केंद्र में बैठेगा बस तभी बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। बस केंद्र में, चाहे वो त्रिकोण में जाए चाहे त्रिषडाय में, कैंसिल। ठीक है, क्लियर है सबको? सर केंद्र में वो खुद बैठना चाहिए, उसकी राशि केंद्र में होगी तो ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, खुद बैठना चाहिए, खुद बैठना चाहिए। जैसा मरकरी का कंप्लीट करिएगा सर। हाँ, तो मरकरी जो क्वालिटीज है मरकरी की, इंटेलिजेंस हो गया, पैसे कमाने का वो हो गया। तो कैंसिलेशन कैसे होगा सर इसका? हाँ, कैंसिलेशन में बता रहा हूँ। तो मरकरी उच्च किस में होता है? खुद मरकरी। तो अब मरकरी का तो नीच का होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? नीच का तो वीनस में, नीच का किस में होता है? शुक्र में होता है। हाँ। तो अगर मरकरी शुक्र के साथ बैठ जाए
या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए मरकरी पे, तो ये योगा कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब आप एक चीज और सुनना, ये योगा कैंसिल हो जाएगा, बट जनरली टॉकिंग, मरकरी विद वीनस इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर ह्यूमंगस वेल्थ। बुध और शुक्र जब साथ में बैठ जाते हैं तो इतना पैसा देते हैं व्यक्ति को, पैसा देंगे लेकिन वो व्यक्ति भद्र पुरुष नहीं कहलाएगा। आपके पास BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन आप उस BMW में बैठ नहीं पा रहे हो। आपके 20 घर हैं, पर 20 घर में किसी घर में आप रह नहीं पा रहे हो। मरकरी और शुक्र बहुत पैसा देते हैं, लेकिन आदमी उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाता। तो वैसे तो चार्ट में ये बड़ा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। किसी भी हाउस में सर, किसी भी हाउस में, कहीं भी बैठो, डजंट मैटर। किसी भी हाउस में उस हाउस को यूटिलाइज करना है बस आपको। आपको बहुत धन देता है ये योग, मरकरी वीनस। लेकिन मरकरी के साथ जब वीनस बैठता है तो आपका भद्र महापुरुष योग खत्म हो जाता है। तो चीजों का उपयोग करने के लिए आपको भद्र महापुरुष योग चाहिए कि आप पैसा भी कमाओ और उसका उपयोग भी कर सको। क्लियर हो गया? अगला हम आते हैं वीनस के ऊपर। मेरे को जब मैं ये योग याद करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को भूल जाता था, मिक्स हो जाता था। तो मैंने हंस, तो मेरे को समझ में आता है जुपिटर को हंस से जुपिटर का मैं कनेक्शन बिठा लिया, और मरकरी और बुध ब से होता है और भद्र भी ब से होता है, मतलब तो मैंने बिठा लिया कि बुध है तो भद्र हो गया। फिर मैं वीनस का सोच रहा था, वीनस का योग कैसे बनाया जाए, तो मेरे को याद आया कि वीनस इज ऑल अबाउट धन, और धन को हम क्या बोलते हैं, माल, है ना। इसके पास बहुत माल है, तो इसलिए वीनस से जो योग बनता है उसका नाम है मालव्य योग। कौन सा योग बनता है? मालव्य योग। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि वीनस मतलब माल, और माल से बना मालव्य। ठीक है। इस योग में आदमी बहुत खूबसूरत होता है, आदमी को खूबसूरत चीजों का शौक होता है, आदमी हाईली लग्जूरियस होता है। जनरली ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो अपने पिता की पोजीशन को बहुत ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि वो बच्चा बिना एसी के घर में आएगा नहीं, तो वो आने से पहले सारी व्यवस्था कर देता है। एसी भी लगवा देगा, गाड़ी भी लगवा देगा, फ्रिज भी लगवा देगा, नया घर भी खरीदवा देगा। तो ये योग स्पेशली फॉर लग्जरी बहुत अमेजिंग होता है। दूसरा, ऐसे लोगों के पास हीलिंग पावर्स भी होती हैं। शुक्र इज नोन, शुक्र के पास मृत संजीवनी थी, आपको पता है ना। तो ऐसे लोगों के पास इंटरनल हीलिंग पावर्स होती हैं, एंड दीज पीपल आर वेरी गुड एट वैदिक लिटरेचर ऑल्सो, बिकॉज शुक्राचार्य बहुत पढ़े लिखे थे और उनको बहुत ज्ञान था, तो नेचुरल ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। अब इसका कैंसिलेशन कैसे होता है? अगर मरकरी देख लेगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर मरकरी का एस्पेक्ट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वीनस नहीं, वीनस उच्च का होता है जुपिटर की राशि में, जुपिटर में। और तो अगर नीच चार्ट में जुपिटर नीच का हो गया तो ये योग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और या इस शुक्र के साथ बुध बैठ जाएगा तो ये योग कैंसिल हो जाएगा, या उसको देख लेगा। पर ये योग बनेगा कैसे, ये तो बताया नहीं अभी, कि आपने कहा कि खाली कुंडली बनाने के लिए, लेकिन योग कैसे बनेगा? ये अगर लगन में होंगे, ये स्वराशि के होंगे, स्वराशि चंद्र से या लग्न से, ये अच्छा, एक, अच्छा, 4, वही चीज, 7, 10 केंद्र में सेम है। सेम ही फंडा सबके लिए सेम है। यही पंच महापुरुष में फंडा सेम है, उच्च का हो, स्वराशि हो, लेकिन चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में केंद्र में बैठा हो, ठीक है। मालव्य योग है। अब अगला योग आता है मंगल। एक बार इसको रिपीट कर दोगे प्लीज कि कैंसिलेशन कैसे होगा, प्लीज? मैंने सुना नहीं था, बिकॉज मैं उसमें लगी हुई थी। आप बताओ लॉजिक, मैंने आपको लॉजिक समझाया ना, आप बताओ कैसे कैंसिल होगा। स्टेप 1 क्या है? अगर ये स्वराशि का हुआ या केंद्र में हुआ, चंद्र कुंडली के हिसाब से या लगन कुंडली के हिसाब से, तो ये योग बनेगा। हाँ, कैंसिल कैसे होगा वो बताओ। हाँ, कैंसिलेशन अगर इसको नीच का प्लैनेट
जैसे कि जिस राशि में सही ये है, सही नीच है। का होता है उसका प्लैनेट किस अगर राशि इसको में देख होता है ले, नीच का? अम, ये ऊंच का होता है, नीच का ये बुध की राशि में होता है नीच का। हाँ, बस तो अगर बुध ने बुध देख इसको लिया, देख ले, बुध इसको देख ले कैंसिल। तो कैंसिल। और एक सेकंड चीज आपने और एक बताई थी शायद जब रिपीट कल्पना जी ने किया था तब, सेकंड मुझे जिस पॉइंट समझा नहीं। जिस 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 राशि राशि में में उच्च का होता है, जैसे हाँ जुपिटर की राशि में उच्च का हाँ हुआ होता है, अगर जुपिटर नीच का हो जाए तो भी ये योग अच्छा, भंग हो जाता है। ओके, हाँ, और अगर बुध के साथ बैठ जाए तो भी, राइट। या बुध देख ले इसको, हाँ ठीक है, क्लियर। अब अगले आते हैं मंगल बाबा पे, ठीक है। मंगल का जो योग बनता है उसको बोलते हैं रूचक, पंच महापुरुष योग। रूचक, रोचक नहीं, रूचक। ऐसे लोगों का चेहरा बहुत बड़ा होता है, फेस जो है ना बड़ा होता है, बॉडी का साइज बहुत फिट होता है। दीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक। इन लोगों का चेहरा, हाथ आपको ना बहुत रेडिश मिलेगा, मतलब बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी एथलेटिक, फिटनेस फ्रीक, जिम जाना और हेल्दी खाना, दे आर वेरी, मतलब अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे लोग। एंड ऐसे लोग बहुत फाइटर होते हैं, मतलब निडर टाइप के लोग होते हैं ये लोग। हमेशा आपको लड़ने की, पुरुषार्थ की बात करेंगे। और बेसिकली इन लोगों के अंदर एक अच्छे वाला ईगो भी रहता है, मतलब गुड ईगो। दे मतलब मीनियल जॉब्स नहीं करेंगे, बड़ा ही काम करेंगे और मतलब जी जान से मेहनत करते हैं। सो इसका भी कैंसिलेशन वैसे ही होता है। ये मंगल उच्च का किस में होता है? सैटर्न में सर। सैटर्न में। तो अगर चार्ट में सैटर्न नीच का हो जाए तो रोचक योग कैंसिल हो जाता है। और मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। हाँ, जो तो अगर इसको चंद्रमा देख ले या चंद्रमा के साथ बैठ जाए, ठीक है। फिर मैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना बुध और शुक्र का, वैसे अब आप नोट कर लो एक बहुत शानदार चीज, चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है चार्ट के अंदर। मंगल के पास क्या नहीं होता? मंगल के पास इमोशन नहीं होता। और चंद्रमा के पास क्या नहीं होता? चंद्रमा के पास पुरुषार्थ नहीं होता। तो जब ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं ना, तो चंद्रमा के पास बल आ जाता है और मंगल के पास इमोशन आ जाता है। तो ये दोनों मिलके ना एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन को जन्म देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के चार्ट में ये दोनों होता है ना, वो व्यक्ति बहुत ही लेवल माइंडेड आदमी होता है, ब्रिलियंट आदमी होता है। बिकॉज इमोशन और बल, मतलब होता है ना जोश में भी होश रखने वाला आदमी। पर रोचक योग कैंसिल हो जाएगा जब चंद्र मंगल साथ में आ जाएंगे, तो रोचक योग का फल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। लास्ट योग बनता है सैटर्न से, जिसको शनि है, श से शनि और श से शश योग बोलते हैं इसको, शश। इस योग के लोग गाने बजाने के बड़े शौकीन होते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि शनि जो है ना वो वीनस की राशि में उच्च का होता है। तो ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं। दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, दीज पीपल आर वेरी लॉयल। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं, मतलब कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे शनि जो है ना वो शुक्र की राशि में उच्च का होता है। तो इसको अगर आप समझो ना, तो आप किसी फैक्ट्री की कल्पना करो। फैक्ट्री दो लोग चलाते हैं, एक उसका मालिक जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और एक उसके वर्कर जिसके पास बहुत सारा हार्ड वर्क है। वर्कर कौन हुआ? शनि हुआ। मालिक कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। दुनिया में कोई भी चीज अगर चलती है ना, या कोई चीज बंद होती है, सपोज कोई फैक्ट्री चल रही है, उसमें मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो किसने बंद करा दी फैक्ट्री? शनि ने बंद करा दी। मजदूर कौन है? शनि है। तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का होता है। तो इस कुंडली में
यदि वीनस नीच का हो जाए तो शश योग खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को पैसे कमाने की बहुत टेक्निक आती है, क्योंकि शुक्र है ना शनि के साथ, और मंगल की दृष्टि अगर पड़ जाए। हाँ दृष्टि पड़ जाए तो ये योग खत्म हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ ना समझ में आ रहा हो? एक क्वेश्चन में भी लेवल्स होते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट जिसमें उच्च का है और राजयोग बना रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न अगर वीनस में एग्जॉल्टेड होता है, सैटर्न एंड वीनस भी एग्जॉल्टेड है ये योग में, तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं इसमें मतलब राजयोग की बात कर रहे हो या इसमें बात कर रहे हो आप? ये जो पंच महापुरुष में? पंच महापुरुष में लेवल्स क्या नहीं लेवल इसमें तो सिंपल है, अगर उच्च का होगा या स्वराशि होगा तो ये तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ लिए हुए है। चंद्र और मंगल जो आपने कहा था कॉम्बिनेशन, वो धन योग बनाता है, राइट? महाधनी बना देता है, आपने ये कहा था। नहीं, एनालिटिकल होते हैं। नहीं चंद्र मंगल, हाँ, अब वो तो धनी लेटर ऑन रिजल्ट है ना उस चीज का, आप लेकिन आपका इमोशन और आपका पुरुषार्थ मतलब जोश और होश, ये दोनों आपको दे देता है वो। तो आप मतलब कहीं आग भी लगी होगी ना तो आप बहुत सेंसिबल बिहेव करते हो, क्योंकि चंद्रमा के पास क्या नहीं है, बल नहीं है, और मंगल के पास इमोशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक छोटी सी चीज पूछनी थी गुरुजी। खुशबू ने एक अच्छी बात पूछी है, इसमें एक चीज बस मैं ऐड करना चाहता हूं कि योग थोड़ा सा खराब तब हो जाता है जब प्लैनेट कंबस्ट होता है, ये आप हमेशा याद रखना। राजयोग में भी और किसी भी योग में भी अगर आपको कोई प्लैनेट कंबस्ट दिखाई देना तो उस योग की पावर बहुत कम हो जाती है। हर तरफ से आपने चेक कर लिया योग बन रहा है, लेकिन अगर कंबस्ट है तो वो योग उतना फलित नहीं होता। कंबस्ट तो फिर वो सूर्य के साथ हुआ तो कंबस्ट हो जाएगा फिर। सूर्य के साथ हुआ। अच्छा, इसमें कुछ प्लैनेट की डिग्री का भी फर्क पड़ेगा? कम डिग्री, ज्यादा डिग्री, बीच की डिग्री, 15 डिग्री से कम या ऐसा? हाँ, इसमें क्या है कि 3 अवस्थाएं होती हैं प्लैनेट की, मतलब बाल, युवा और वृद्ध। तो सबसे अच्छा योग बनता है जब प्लैनेट युवा अवस्था में होता है। वो इजीली अवेलेबल है, मतलब वो रटने की चीज है कि प्लैनेट कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री पे जाके युवा हो जाता है, वो आप गूगल से भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जब प्लैनेट अपने युवा अवस्था में होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है योग में। बट जनरली मतलब चाहे वो वृद्ध भी होना तो भी प्लैनेट तो प्लैनेट है, वो रिजल्ट देगा अपना, कोई टेंशन वाली बात वो डिपेंड करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सैटर्न है तो अगर वो युवा अवस्था में उतना फल नहीं देगा ना जितना वृद्ध अवस्था में देगा। नहीं ऐसा नहीं है। वो सैटर्न भी युवा अवस्था मतलब उसकी पोटेंसी है प्लैनेट की, वो इतने डिग्री पे जाके ना स्ट्रांग हो जाता है वो प्लैनेट। ठीक है ना? आई थिंक आपने लिखाया था ना हर प्लैनेट का, मैंने लिखाया था मेरे को। लेकिन एक क्वेश्चन था गुरुजी। विकास जी बोलिए। अभी जैसे आपने कहा कि अगर कोई भी इनमें से 5 में से प्लैनेट चंद्र राशि से या लगन राशि से केंद्र में हो तो ये योग बनेंगे, लेकिन अगर नीच प्लैनेट जिसमें वो नीच का होता है वो इसको देखेगा तो वो योग भंग हो जाएगा, राइट? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर को शनि देख लेगा तो वो हंस योग भंग हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही है। एंड ये महादशा में योग, जैसे अपन ने बाकी सारे योग भी महादशा में फल देंगे। सच, जब चंद्रमा भी नीच का हो जाएगा तो भी योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा नीच का हो गया तो भी भंग। ठीक है, तो एक छोटा सा योग है, मतलब वैसे योग बहुत बड़ा है बट वो समझने में बहुत आसान है, तो इसलिए उसको मैं अभी लपेट देता हूँ साथ साथ में। इसको बोलते हैं गज केसरी योग। आपने बड़ा सुना होगा गज केसरी के बारे में। गज कहते हैं हाथी को और केसरी कहते हैं शेर को। तो इसका नाम इसलिए पड़ा कि हाथियों के झुंड में भी जो शेर की तरह चले उसको बोलते हैं गज केसरी। ये बहुत ही कमाल का योग होता है। जैसे सैटर्न और शुक्र बहुत अच्छे दोस्त हैं, वैसे चंद्रमा और जुपिटर ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं।
तो चंद्रमा से जुपिटर जब भी केंद्र में आएगा 1, 4, 7, 10 में, लग्न चार्ट में या चंद्र चार्ट में, तो ये योग बनता है गज केसरी योग। चंद्रमा से गुरु जब भी 1, 4, 7, 10 में होंगे चंद्र चार्ट में या लग्न चार्ट में, तो गज केसरी योग बनता है। ये गोचर में बनेगा या नहीं, गोचर में नहीं, चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली। लेकिन वो बनेगा जब दशा अंतर्दशा प्रतंत्र दशा आएगी। नहीं फलित होगा, फलित तभी होगा ना, फलित तो तभी होगा ना। हाँ। जब वो क्लिक करेंगे अपने आप को। बन रहा है किसी का आप में से चंद्र के साथ है केंद्र में एक कुंडली में बन रहा है गुरुजी, 3 योग बन रहे हैं जो आपने बताया। चलो लगा लेंगे अगली बार। आप मेरा भी बन रहा है। कहाँ है चंद्रमा, कहाँ है और गुरु कहाँ है आपका? मेरा नहीं बन रहा, मेरा जुपिटर के साथ। चारू जी का बन रहा है। हाँ, चारू बताओ तुम। मेरा फर्स्ट हाउस में मून 10th चंद्र कुंडली में 4th हाउस में आ रहा है जुपिटर। एक कुंडली में चंद्र कुंडली भी वही है, लगन कुंडली भी वही है। पहले भाव में चंद्र बैठा है, चौथे भाव में जुपिटर बैठा है। हाँ, ऐसा भी होता है। आपका भी होता है। 10th हाउस में चंद्र है और फर्स्ट हाउस में गुरु। एक ये भी बन रहा है और एक शायद आई गेस हंस महापुरुष योग भी बन रहा है। 2 बन रहे हैं। राजेंद्र जी के चार्ट में भी बन रहा है। मेरे पास में या 10th में। यस। कैंसिल कितना हो रहा है वो भी बताते जाइए। पता नहीं, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ओके। तो चारू जी का जुपिटर है लग्न में और 10th हाउस में। 10th हाउस। क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? अरे पंच महापुरुष स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बट चारू का ही मैं बता देता हूँ। लग्न में जुपिटर है और चंद्रमा है 10वें घर में। तो चंद्रमा से चौथे घर पे जाके जुपिटर है। क्या मिश्रा जी? मृत्युंजय जी अभी शेयर हो जाएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। वो कह रहे थे कि एक कैंसिलेशन का करके दिखा दो किसी भी चार्ट में एक। सर ये योग कैंसिल कैसे होता है? आई थिंक सर का नेटवर्क गया। एक्चुअली वो शेयर वाला जो बटन है ना खुशबू, सर अब मैंने किया, अभी वो होएगा मेरे ख्याल से, वो ऑफ हाँ हो मैं गया। दिखा रहा हूँ, वो हो जाएगा। बता रहा हूँ। कैंसिल भी करेंगे इसको। कैंसिल जानना बहुत जरूरी है। नहीं, हम तो क्या है वो पंच महापुरुष योग बता रहे थे, तो हम कहें कि अपना अपना कुंडली के बता रहे हैं, तो वो भी बताते जाइए कैंसिल हो रहा है कि नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। अच्छा आ रही है, पता नहीं, मैं स्क्रीन शेयर आपका नेटवर्क वापस गया आई थिंक मृत्युंजय जी। चारू वैसी कुंडली बोल दो ना, अभी पता चल जाएगा। मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट ओपन हो रहा है तब तक। क्या लगन है चारू? हाँ, लगन क्या है? कर्क लग्न।
कर्क लगन की कुंडली है, हाँ जुपिटर बैठा है तुम्हारा उसमें है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस लो में। खोल दिया खुशबू ने। कोई ट्रिक बता दो जिससे ये नीच और ऊंच के प्लैनेट याद हो जाए, मैं भूल अरे जाती हूँ। नंबर चारू नंबर, ऊंच के याद रहते, नीच के भूल जाती हूँ। अरे सुनो तो उसको याद करो ना वैसे। उससे 7th नीच का होगा ना, सुनो जो सुनो, 7th सूर्य उससे सूर्य और ऑपोजिट शनि, है। चारू सूर्य और शनि दोस्त है। 17 सूर्य का याद रखो, 17 इसका उल्टा कर दो, शनि। सूर्य 1 में उच्च 7 में नीच, हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे। अच्छा शनि 7 में उच्च 1 में नीच। ठीक है, एक मिनट मंगल में मंगल के साथ कौन है, ऐसे याद करो। हाँ नंबर से याद करती हूँ, ज्यादा बेटर है। शेयर कर पा रहे हैं मृत्युंजय जी आप अभी? हाँ अब हो रहा शेयर। ठीक है, ये चारू जी का चार्ट है, ठीक है ना। तो जुपिटर लग्न में है और चंद्रमा जो है वो आपका 10th हाउस में है। तो चंद्रमा से 1 2 3 4 करने पे हमारा गज केसरी बन रहा है। अब क्या है कि गज केसरी को ना एक बार मून चार्ट में भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे ये मून चार्ट है, तो मून में भी गज केसरी बनेगा, इसमें बनेगा तो इसमें भी बनेगा, क्योंकि मून से भी वो चौथा हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये अच्छा योग है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग योग इसलिए है कि इसमें जुपिटर उच्च का है, ठीक है ना। अब इसका मैं कैंसिलेशन बता देता हूं कि सपोज चंद्रमा से जुपिटर चौथे पे तो बैठा नहीं हुआ बन है, रहा है। हैं? कहाँ बन रहा है? मिश्रा जी चंद्रमा दिख रहा है कहाँ पे है? जी अब बृहस्पति कहाँ पे है? जी। तो चंद्रमा से कितने स्थान दूर है बृहस्पति? 4 अच्छा चौथे। चौथा स्थान दूर है ना। जी तो चंद्रमा से केंद्र में चला गया ना बृहस्पति, तो बन गया योग। ठीक है। अब ये योग कैंसिल कैसे होता है? अगर बृहस्पति या चंद्रमा दोनों में से कोई नीच का हो जाए तो ये योग काम नहीं करता। बृहस्पति नीच का हो जाए या चंद्रमा नीच का हो जाए तो ये योग काम नहीं करता। सर एक ऊंचे एक नीच में है तो थोड़ा मतलब लाइक 50% रिजल्ट देगा। ये योग ऐसा है कि जो मतलब 0 से लेकर ना 100% तक वेरिड रिजल्ट देता है। 15% भी देगा, 20% भी देगा। तो अगर एक उच्च का एक नीच का है तो 50% तो रिजल्ट देगा वो। मतलब लेकिन पर अगर ओवरऑल दोनों, इसका फल क्या होता है, मतलब गज केसरी योग का वो प्लैनेट अरे गज केसरी योग आदमी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। गज केसरी योग आदमी को मतलब धन धान्य हर चीज से संपन्न कर देता है। गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी, जैसे मैं अभी बता रहा हूं। सपोज मान लो चंद्रमा के साथ जुपिटर बैठ गया, मतलब फर्स्ट हाउस में बन गया गज केसरी। चंद्रमा और जुपिटर अगर साथ में बैठ गया तो फर्स्ट हाउस में बन गया। तो उसमें व्यक्तित्व व्यक्ति का बहुत शानदार हो जाता है। लेकिन यही योग जब जैसे अब चारू जी के केस में चंद्रमा से 4th में गज केसरी बना है, तो 4th हाउस हमारा क्या है? लग्जरीज का है। तो चारू की लाइफ में जब नहीं भी उम्मीद होगी या जब कुछ मतलब उतना व्यवस्था भी नहीं होगी ना, तो भी अगर चारू कुछ घर खरीदना चाहे या गाड़ी खरीदना चाहे तो उसके रिसोर्सेज जुट जाएंगे। ओवरऑल चारू की लाइफ में शांति रहेगी, बिकॉज 4th हाउस हमारी इंटरनल पीस भी है, ठीक है ना। और लग्जरी से आदमी को भर देगा। अब देखो ऐसे विदेश यात्रा चल रही है चारू जी की, सिंगापुर में घूम रही है, कितने लोग जा पाते हैं, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ मेरा प्रॉब्लम भी लग्न रहती और है। चंद्र दोनों कुंडली से बना है। बहुत बढ़िया, तो आप आनंद लीजिए। और इसके अलावा अब अगर गज केसरी योग 7th हाउस में बन जाता है, सप्तम में, चंद्र से सप्तम में अगर सामने बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत शानदार हो जाता है।
आपको शादीशुदा लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स रहती हैं, पर कुछ ज्योतिषियों का क्या मानना है कि शादी के लिए शुक्र ज्यादा जरूरी है, जुपिटर उतना जरूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि 7th हाउस ना जनता का भी है, मतलब 7th हाउस क्या है ना, आपके कस्टमर्स हैं, बाहर के लोग हैं। तो जनरली गज केसरी जब 7th में बैठता है ना, तो ऐसा आदमी दुनिया के लिए तो बहुत काम का होता है, पर अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। चंद्रमा जनता है, चंद्रमा इज पब्लिक एंड जुपिटर गुरु है। तो आप सोचो कि जब ये योग बनता है ना, तो आपका इंटेलेक्ट भी बहुत शानदार होता है और आपको पब्लिक से जुड़ के बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर ये योग जब फलित होगा ना, तो पब्लिक आपको अपने कंधे पे बिठा लेती है। इसीलिए जब हम पॉलिटिशियंस की कुंडली देखते हैं ना, तो उसमें आपको गज केसरी योग जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ही उनको पॉलिटिशियन बनाती है। कई कुंडलियां हैं रिसर्च पे, मतलब जेल में से बैठ के उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, उसके में गज केसरी योग था। ठीक है, तो 7th का मैंने बता दिया। अगर 7वें घर में बनेगा तो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। अगर ये योग बेस्ट बनता है 10th हाउस में, चंद्र से 10वें में अगर गुरु होना, तो ऐसा आदमी प्रोफेशनली बहुत ऊपर जाता है। ऐसा आदमी अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान का ऐसा इस्तेमाल करता है कि वो ज्ञान से करोड़ों रुपए बना देता है। नोबेल प्राइज विनर्स हो गए, या जिन्होंने कोई बहुत बड़ी रिसर्च की जिससे कि उनको दुनिया जानती है, ऐसे लोग जब 10th हाउस में गज केसरी योग बनता है तब होता है ऐसा। मैंने एक कैंसिलेशन बताया जब दोनों में से कोई नीच का हो गया। एक और कैंसिलेशन बता रहा हूं कि सपोज 5 6 7 8 चंद्रमा बैठा है 5th हाउस में। बना लो एक चार्ट, मेष राशि का चार्ट बना लो। मेष राशि का ना, मेष लग्न, सॉरी राशि क्यों बोलता हूं मैं, मेष लग्न का। चंद्रमा को 5th हाउस में बिठा दो और जुपिटर को 8th हाउस में बिठा दो। पानी दे प्लीज, दोबारा बोलना प्लीज। चंद्रमा 5th हाउस में और जुपिटर को 8th हाउस में। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या गज केसरी योग बन रहा है? नहीं, क्यों नहीं मिश्रा जी? बन तो रहा है सर। बन रहा क्या है। मिश्रा जी, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? 1 2 3 4। चंद्र से चौथे में है ना, तो गज केसरी योग बनेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि आप देखो कि जुपिटर को घर क्या मिल गया, अष्टम मिल गया। तो जुपिटर यहाँ पे आके अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, तो गज केसरी योग बनेगा, लेकिन योग उतना स्ट्रांग नहीं है ये। तो अगर गज केसरी योग बन रहा है और जुपिटर 6 8 12 में चला जाता है, तो ये योग वीक हो जाता है, कमजोर योग बनता है ये। लेकिन इस योग में भी मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर होगा तो इस आदमी को करोड़पति बना देगा। क्यों बना देगा, कैसे बना देगा, मैं क्या बोलूंगा इसको? 8th हाउस के काम करें बस कि बेटा सब छोड़ के आप एस्ट्रोलॉजी में लग जाओ। ये जुपिटर आपको गज केसरी योग से दुनिया में का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना देगा। ये जुपिटर अगर 2nd हाउस में होता तो अपने से 10th में चला जाता, प्लस मून भी जो है केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो मून भी स्ट्रांग हो जाएगा एंड जुपिटर, राइट? जुपिटर मून 7 8, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये भी बनेगा योग, और ये अच्छा योग बनेगा, धन के लिए बहुत अच्छा है। सर ये गज केसरी योग ओनली केंद्र में अपने से चौथे स्थान पे बनता है। अगर दोनों का एस्पेक्ट होगा तो नहीं बनेगा। नहीं, तो एस्पेक्ट पे नहीं बनेगा, एस्पेक्ट पे नहीं बनेगा। अच्छा, 17 एक्सेस पे आएंगे तो नहीं पर बनेगा। 17 पे तो बनेगा ना, क्योंकि चंद्रमा से 7वां हो तो गया ना, आमने सामने केंद्र तो तो आ हो ही गए, गया ना। केंद्र में तो आ गया। हाँ, आमने सामने बिल्कुल बनेगा। गज केसरी मेरे आपका चंद्र से गुरु 10वें घर में है, बट 6ठे घर में है, वो 6th हाउस में। तो उस वो थोड़ा सा कमजोर गज केसरी योग है। बट आपने गज बोला ना केसरी कि मतलब अगर 6th हाउस का एक्टिविटी करे, मतलब सर्विस करे या कुछ करे, देन जुपिटर क्या है ना, 6ठे घर में बहुत खराब होता है। हाँ। जुपिटर 6ठे घर में थोड़ा सा ना वो
एनिमी और दुश्मन और ये स्ट्रगल नहीं करना चाहता। 8th हाउस जुपिटर के लिए इसलिए अच्छा है कि 8th हाउस साधना का भी होता है, अच्छा, मेडिटेशन का भी होता है, इसलिए वहां पे जुपिटर काम कर जाता है। पर 6th में आके जुपिटर गड़बड़ कर देता है। और यही अगर जुपिटर 3rd हाउस में होता और फॉर एग्जांपल मून से 10th पे आता, तो 3rd हाउस में तो जुपिटर मरण कारक हो गया। हाँ, तो आपका थोड़ा सा गज हाँ, केसरी कम हो वीक पड़ जाएगा। जाएगा, वीक पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। ये गज सिंपल है। केसरी का मेन अपन गज ने जो केसरी का पहले रूल पढ़े हैं ना, हम्म। कोई भी रूल खत्म नहीं हो रहा है, वो सारे रूल दिमाग में रख के हमें नए रूल्स बनाने हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर जुपिटर मरण कारक है तो भी गज केसरी उतना ही पावरफुल होगा। अंधी में काम मत करो। गज केसरी दिख गया आपको, आदमी नॉर्मली दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गज केसरी योग वीक है। अच्छा, इसका एक और तोड़ होता है, एक और रूल है जो कुछ एस्ट्रोलॉजर फॉलो करते हैं। नवमांशा में चंद्रमा और जुपिटर का स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। नवमांशा में जुपिटर बहुत कमजोर हो जाता है तो भी गज केसरी योग उतना अच्छा काम नहीं करता। मेन रूल यही है जी, चंद्र से चौथे हाउस में होना चाहिए गज केसरी। 1, 4, 7, 10। केंद्र में मतलब होना केंद्र वाले जो हाउस है उनमें होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र वाले हाउस में होना चंद्रमा से चाहिए। केंद्र वाले हाउस में होना चाहिए। ये जो अपन ने 5 महापुरुष योग किए हैं, ये तो दशा आएंगे तब एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटीज अपन ने लिखी है वो इंसान में अपन को शुरू बाय से बर्थ। दिखती ना। मैंने क्या बोला था, एक डायनामिक कुंडली होती है और एक क्या होती है, स्टैटिक। स्टैटिक कुंडली। स्टैटिक। तो जब बच्चा जन्म लेगा, अगर उसके उसमें हंस महापुरुष है तो वो शुरू से ज्ञानी जन्म लेगा। वो उसका रुझान महाभारत, रामायण, वेद, पुराण इसमें शुरू से रहेगा वो, क्योंकि स्टैटिक तो कोई हटा नहीं सकता। मैंने अभी एक चीज नोटिस करी है, खाली एक्चुअली अभी मेरे चार्ट में ही नोटिस की है। प्लैनेट सारे 11th हाउस में है जो अपना त्रिषड आया में आता है, लेकिन क्योंकि ये सैटर्न स्वराशियों के केंद्र में बैठा है, शशि योग बना रहा है, कहीं ना कहीं सैटर्न हर बार हर चीज बचा लेता है। बिल्कुल बचा लेगा, है ना? बिल्कुल बचा लेगा। और भी कुछ होगा आपका चार्ट, एक दिन बढ़िया से लगाएंगे बैठ के। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ एक दो में देखा था कि पंच महायोग कहीं ना कहीं बहुत सबसे पावरफुल योग हो गए ना। 5th हाउस खाली है ना आपका, हाँ, तो आपको अपना 5th हाउस एक्टिवेट करना चाहिए, बिकॉज 5-6 प्लैनेट मिलके 5th हाउस पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं। क्रिएटिव तो आपका पोटेंशियल। 5th, हाँ, क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चों का स्कूल, कुछ बच्चों से रिलेटेड काम या एजुकेशन से रिलेटेड काम, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, बाय द वे स्पोर्ट्स। खुशबू इज वेरी क्रिएटिव। जो उसके पीछे वॉल पे देख रहे हो ना, पीछे जो हैंगिंग है, हाँ। इसी ने नहीं, ये तो होगा, क्योंकि जब भी 11 मतलब 11 के प्लैनेट्स 5वें पे दृष्टि डालते, हमेशा याद रखो जब किसी हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होता ना, उस हाउस को जो प्लैनेट देख रहा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दृष्टि डालता है उसके ऊपर। तो वो 5 प्लैनेट 11 हाउस में इतना काम नहीं कर रहे जो वो 5वें पे दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है जी, गज केसरी अपना खत्म हो गया। आई थिंक अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नीच भंग और ये सब आ रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई थिंक सब लोग आप थके हुए हो गुरुजी। सर आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेरे को तो सुबह ऑफिस भी जाना तो है। वेले घर में ही पड़े रहते हैं। और कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को? इसमें नहीं है, मुझे दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, तो आप पहले ही कंप्लीट कर लो फिर मैं पूछती हूँ। मेरा एक मतलब मैंने जो टास्क दिया आप लोग को ना, कि आप लोग हर लग्न का चार्ट बना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप करोगे ना तो ये राजयोग आपका क्लियर हो जाएगा। और जनरली आपको कुंडलियों में राजयोग से समझ में, देखो हमारे पास जब कुंडली आती है तो हमें कुंडली की स्ट्रेंथ को चेक करना है। और कुंडली की स्ट्रेंथ कैसे चेक होती है? वो सिर्फ राजयोगों से चेक होती है। गज केसरी हो, पंच महापुरुष हो, राजयोग हो, धन योग हो, ये इन्हीं से चेक होती है। एक दरिद्र योग भी होता है। कई बार हमें दरिद्र योग भी, कि भाई इस आदमी के पास एवेन्यूज बहुत हैं बट ये गरीब क्यों रह गया, ये पैसा क्यों नहीं कमा पाया, ये वहां पे दरिद्र योग आ जाता है। तभी पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग धन योग पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है धन योग, कैसे धन मिलता है आपको।
तो ये काम जरूर करना है कि आप लोग को अलग अलग लग्न की कुंडली बना के और उसको रटना शुरू कर दो कि अच्छा मतलब तुला राशि दिख गई तो इसमें खट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें, और अपना कुंडली को ड्राम वैसे मत करो, अब आप इमेजिनरी कुंडली बनाया करो। जैसे आपको कोई वृश्चिक बोलता है ना, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि वृश्चिक के बिल्कुल सामने कौन सी राशि आएगी, बताओ चारू जी? 2 नंबर। वेरी गुड। इस तरह से दिमाग काम करना चाहिए कि वृश्चिक के सामने मतलब लॉर्ड कौन बन गया, वीनस बन गया। तो वृश्चिक वालों का जो शादीशुदा जिंदगी होती है वो बढ़िया रहती है, क्योंकि 7th का लॉर्ड वीनस हो जाता है। ऐसे करके मतलब इसको, ये कुछ नहीं है, बस स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है ना? चलो जी बताओ खुशबू जी आपका क्वेश्चन, फिर अभी क्लास को एंड एक्चुअली करते हैं। मैं और चारू जी एक केस डिस्कस कर रहे थे, सेकंड जिसमें सेकंड फादर थे, उनके बच्चे का सेकंड फादर है, तो उससे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो क्योंकि नॉर्मली अपन 9th हाउस फादर देखते हैं, 7th हाउस लीगल रिलेशनशिप्स या कोई भी चीज जो लीगल होती है, तो 9th से 7th थर्ड होगा, तो लीगल गार्डियन लीगल फादर अपन थर्ड हाउस से देखेंगे क्या कि उसके लिए कुछ नहीं, दूसरा। अब देखो फादर उत्पन्न कैसे हुआ। पहला फादर तो मम्मी ने शादी की तो फादर बन गया, तो पहला फादर तो हमने 9th हाउस से देख लिया, ठीक है ना? अब दूसरा फादर दुनिया में कहां से आया, इसका मतलब माता जी ने दूसरी शादी की होगी। तो माता जी जब दूसरी शादी करती है ना, तो माता जी हमारा 4th हाउस है, उसके जस्ट सामने वाला जो 10th हाउस है ना, हम फादर सेकंड फादर को 10th हाउस से देखेंगे। तो वो तो फर्स्ट अगर फर्स्ट फादर 9th हाउस से देखेंगे, पर सेकंड फादर अगर माँ ने दूसरी शादी की है तो हम 10th हाउस से देखेंगे। अच्छा एक चीज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा माँ बाप के पास, दोनों के पास नहीं, किसी थर्ड इंसान के पास जाता है जो लीगल गार्डियंस कोर्ट देते हैं, तो उसके लिए अपन फिर उसका 9th हाउस हाउस ही देखेंगे। 9th हाउस। अगर माँ ने शादी की है तो सेकंड फादर यूल सी फ्रॉम 10th हाउस। अगर माँ ने शादी नहीं की और किसी ने उसको लीगली उसको गोद वोद ले लिया तो हम 9th हाउस ही देखेंगे। मतलब फिर 9th हाउस मॉम के लिए 4th एंड डैड के लिए 9th हाउस, जो जैसा वैसे ही बिल्कुल देखेंगे। जैसे है वैसे ही रहेगा। पर सपोज ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि मेरा आंसर सही हो, बहुत से एस्ट्रोलॉजर का बहुत सा मत हो सकता है। पर मैंने अपने केपी के गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत से चार्ट ऐसे आए हैं और मैं यही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि माँ ने शादी की तो इसलिए माँ का स्पाउस हो गया वो, तो 10th हाउस को हम सेकंड फादर मान लेते तो हैं। फिर वैसे नहीं देखेंगे कि मॉम का सेकंड स्पाउस हुआ है ना, फर्स्ट स्पाउस अपन सामने 7th हाउस से देखते हैं, सेकंड स्पाउस अपन सेकंड हाउस से देखते हैं ना, सेकंड मैरिज के बेसिस पे। हाँ ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, बट ठीक है। मेरे अडॉप्शन पास और लीगल गार्डियन वाली चीज जो आपने बोली, वो हमें केपी में जो बताई सर ने, वो थी कि लीगल गार्डियन फिर वो सिग्निफिकेटर्स कौन से हाउसेस आ रहे हैं, तो वो मामा की साइड की फैमिली को जाएगा या डैड की साइड को या ग्रैंड पेरेंट्स को, किसको जाएगा, वो उसके बेसिस पे देखेंगे सिग्निफिकेटर्स 6th हाउस आ रहा है तो मामा की तरफ जाएगा। हाँ इस तरीके से। तो मैं उसके बेसिस पे लगा रही थी कि अगर 9th हाउस फादर है तो उसका 7th उसके लीगल फादर हो गए, तो बिकॉज है तो बायोलॉजिकल एंड लीगल ना। इसका और रिसर्च करते हैं, बट मतलब बहुत क्लियर आंसर मेरे पास नहीं है इसका। अच्छा सपोज अगर हम हाउस पकड़ रहे हैं, सपोज हम कार्यतत्व पकड़े, जैसे कि पिता रवि को डिनोट करते हैं, हम पिता के लिए हम रवि मानते हैं, अगर वही अच्छा है तो बढ़िया है और वो खराब है तो खराब है। भाई रवि जो है वो पूरी लाइफ रूल करेगा ना। जो वैदिक में ये फायदा है कि अगर सन आपका लग्न कुंडली में भी, चंद्र कुंडली में भी और नवमांशा में अच्छा है, तो अगर उसके एक पिता का देहांत हो जाएगा तो जो दूसरा पिता मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। ये एक जेमिनी में भी सूत्र आता है कि सूर्य और चंद्रमा को ना जेमिनी बहुत, मतलब वो बोलते हैं कि पहले सूर्य और चंद्रमा को अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि तुमको बनाने वाले सूर्य और चंद्रमा, माँ और बाप। अगर सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग है ना तुम्हारी चार्ट में, तो तुमको कोई समस्या नहीं है। अब जैसे मेरा चंद्रमा डेबिलेटेड है, तो मेरी जिंदगी भर माता जी से बहस ही होती रही। मैं प्यार बहुत करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत करती हैं, लेकिन बहुत बहस होती रही। मेरी माँ क्या है ना, बहुत एक्स्ट्रा, मतलब ओसीडी है उनको सफाई का, और मुझे शुरू से उनकी सफाई से प्रॉब्लम थी। मेरी माँ, जैसे ये अजीत मिश्रा जी मेरे मामा के परिवार से हैं, तो मेरी माँ की प्लेट में अगर आपने खाना खा लिया तो वो प्लेट में से नहीं खाएंगी वो। मेरे नाना के यहाँ क्या है, जूठा खाने का सिस्टम ही नहीं है। आप अपना खाओ, एक दूसरे के जूठन नहीं खाना।
तो मेरी माँ मतलब वो ट्रेडिशन आज भी फॉलो करती है। तो हम छोटे थे तो मेरी माँ जैसे हमें हाथ से खिलाती थी, तो उसके बाद माँ हाथ धो के फिर खाती थी। तो वो इस तरह की, तो मेरी माँ से, क्योंकि चंद्रमा मेरा नीच है, तो मेरी माँ से हमेशा ना कुछ किसी न किसी मुद्दे पे, लेकिन वैसे मेरी माँ ने मुझे, मैं जो भी कुछ हूँ, मेरी माँ ने मेरे को सारा ये स्पिरिचुअल ज्ञान दिया है, लेकिन कुछ न कुछ मुद्दे पे ना मेरी माँ के साथ वो रहती है। अब वो ब्राह्मण थी तो थोड़ा सा कुछ ऐसा भी करती थी कि ये शूद्र जाति का है तो इनके साथ ऐसे हो, मतलब थोड़ा बहुत उनके दिमाग में था, और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम थी इस सब चीजों से। तो लेकिन ये है कि चंद्रमा मेरा नीच का, तो मेरी माँ के साथ मेंटल लेवल पे ना वो उतना वो नहीं है। कि मेरे छोटे भाई का बड़ा अच्छा है, वो जो कहता है वो माँ मानती है, माँ की बात वो समझता है, पर मेरा मम्मी से बहस ही होता रहता। तो लेकिन देखा चंद्रमा जाए तो जब, आपका जो चंद्र है वो 5th हाउस में डेबिलिटेट होता है, 5th हाउस में। हाँ तो मेरा हाँ, चंद्र इतना नुकसानदायक नहीं है, बिकॉज वो बैठा बड़ी हाँ, शांत, और मेरा लग्नेश है, वो हाँ, लग्नेश होके एक्चुअली 5th में बैठा है। तो मेरा चंद्र तो तो मेरे अच्छा को बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बना रहा है, कोई टेंशन नहीं, मैं तो वही काम कर रहा हूँ। बेसिकली वही पॉइंटर सिस्टम है सारा, जो अपन को पॉइंट्स दे दे के चीज देती है। हाँ, तो अपन जब अष्टक वर्ग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये देखेंगे। चले जी, कल्पना जी को नींद आ रही है। थैंक यू एवरीवन। जय माँ। थैंक यू यहाँ पे सो 2 मच। बजने वाले हैं। गुड नाइट सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट क्लास अपन संडे ही रख रहे हैं ना?